हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और बबुआ स्टडी सेंटर पे। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन इतिहास के बारे में बता रही हूँ। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए स्रोतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा आज का इस टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत मृदभांड। और देखिए, मृदभांड का क्या मतलब होता है। मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब बर्तन, यानी कि मिट्टी के बर्तन। अब ये सोचिए कि मिट्टी के बर्तन से किसी भी इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन से या किसी भी बर्तनों से हमें किसी भी इतिहास की जानकारी, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी कला और संस्कृति के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे देखिए, पुरातात्विक स्रोतों पर मृदभांड का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल और वैदिक सभ्यता के अनेक जानकारियां इसी से मिलती हैं। मृदभांड से ही हमें नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। किसी भी सभ्यता के कालक्रम को निश्चित करने के लिए मृदभांड अति आवश्यक है, अति आवश्यक पहलू है। ठीक है, जैसे देखिए, मृदभांडों से प्राचीन काल के कला, संस्कृति, आर्थिक प्रगति और सामाजिक परंपराओं की जानकारी मिलती है। मृदभांडों का काल निर्धारण में अहम भूमिका होता है। ठीक है, मृदभांड से हम किसी भी इतिहास के या किसी भी सभ्यता का काल निर्धारण कर सकते हैं। इसीलिए पुराविद किसी भी सभ्यता के अध्ययन के लिए मृदभांडों पर विशेष ध्यान देते हैं। देखिए, जैसे किसी भी पुरातात्विक स्थल से अगर हमें किसी भी खुदाई में अगर हमें मृदभांड मिला है तो उस मृदभांड से हम जैसे मृदभांड से हम काल का निर्धारण कर सकते हैं, उसकी संस्कृति की, और वो जिस जगह पे मिली है वो वहाँ पे कौन सा इतिहास था, मतलब किस तरह के इतिहास पनप रहा होगा या किस तरह का इतिहास रहा होगा, ये हमें मृदभांडों से पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए, मृदभांड इसलिए पुराविद किसी भी सभ्यता के अध्ययन के लिए मृदभांडों पर विशेष ध्यान देते हैं। फ्लिंडर्स पेट्री, ठीक है, फ्लिंडर्स पेट्री ने मृदभांडों को पुरातत्व का वर्णमाला कहा है। पुरातत्व की वर्णमाला फ्लिंडर्स पेट्री ने कहा है। देखिए, यूजीसी नीट जेआरएफ में मृदभांड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, या सीक्वेंस लगाने के लिए आए या फिर उसकी काल निर्धारण के बारे में पूछता है या उससे रिलेटेड कोई जगह पूछता है, स्थान पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और ज़रूर आते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस टॉपिक को ध्यान दीजिए। देखिए, फ्लिंडर्स पेट्री ने क्या कहा, मृदभांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहा है। भारत में सर्वप्रथम तक्षशिला के उत्खनन से, उत्खनन का मतलब जानते हैं, जहाँ पे खुदाई होती है, उत्खनन होता है, वहाँ से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो उत्खनन में आता है। ठीक है, उसे उत्खनन कहते हैं और उत्खनन से मृदभांडों का महत्व पता चलता है। ठीक है, अब देखिए मृदभांडों के प्रकार, काला एवं लाल मृदभांड। ठीक है, काला एवं लाल मृदभांड को इंग्लिश में ब्लैक एंड रेड वेयर, देखिए क्वेश्चन में ब्लैक एंड रेड वेयर भी पूछ सकता है, BRW भी पूछता है, या काला एवं लाल मृदभांड भी करके पूछता है। ठीक है, या इसे ही कृष्ण लोहित मृदभांड भी कहा जाता है। कृष्ण लोहित मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड। ठीक है, देखिए, यह प्रागैतिहासिक काल के, अब ये देखिए इसकी विशेषताएं देखिए, काला एवं लाल मृदभांड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यह प्रागैतिहासिक काल का महत्वपूर्ण मृदभांड है। इसके भीतर बर्तन और बर्तन के किनारे का, यानी कि काला एवं लाल मृदभांड किस तरीके के होते हैं, उसके अंदर का जो पार्ट होता है, और जैसे बर्तन के अंदर के पार्ट को काला होता है और उसकी जो किनारे पे जो उसका ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो काला होता है और बाकी जो बाहरी पोर्शन होता है वो सारा लाल होता है। ठीक है, तो इसके भीतर और बर्तन के किनारे का रंग काला और शेष लाल है।
इसके निर्माण विधि को इजिप्शियन तकनीक कहते हैं। ठीक है, इजिप्शियन तकनीक कहते हैं। देखिए आप लोग ये क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं यूजीसी नीट जेआरएफ के लिए। मृदभांड टॉपिक या पुरातात्विक स्रोत ही बहुत महत्वपूर्ण है, या अभिलेख हो, सिक्के हो, मृदभांड हो, सारे ही इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम अतरंजी खेड़ा, ठीक है, अतरंजी खेड़ा से काला एवं लाल मृदभांड की संस्कृति का पता चलता है। देखिए अब काला एवं लाल की प्राप्ति स्थल ये इंपॉर्टेंट है, नरहन, खैराडीह, सहगौरा, ये सारे ही उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये सारे ही उत्तर प्रदेश में है जगह। नरहन, खैराडीह, सहगौरा से हमें काला एवं लाल मृदभांड की प्राप्ति होती है। देखिए अब हम लोग आगे इसको देखते हैं, गैरिक मृदभांड या लाल मृदभांड। इसे क्या, OCP ऑक्यर कलर्ड पॉटरी। ठीक है, ये सारे नाम ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसके मतलब इसे OCP ऑक्यर कलर्ड पॉटरी। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसके रंग के आधार पे इसको गैरिक मृदभांड कहा जाता है। ठीक है, यह उत्तर हड़प्पा और ताम्रपाषाण काल के मृदभांड है। मैंने बताया था ना कि किसी भी सभ्यता का काल निर्धारण के लिए मृदभांड महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, आप देखिए बीबी लाल ने सर्वप्रथम इसे बिशौली उत्तर प्रदेश और राजपुर परसू, यह भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, से प्राप्त किया था। सर्वप्रथम ये मृदभांड प्राप्त किया था। इसके अन्य स्थल में देखिए क्या है, गणेशपुर, जोधपुरा, अतरंजी खेड़ा, लाल किला से यह प्राप्त हुए हैं। देखिए ये जो स्थल है ना वो इम्पॉर्टेंट है, नीट जेआरएफ एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। श्रीविंगपुर ये इलाहाबाद में है। ठीक है, ये प्रयागराज तक इसकी विस्तार सीमा है। ठीक है, अब देखिए चित्रित धूसर मृदभांड, आगे है चित्रित धूसर मृदभांड। सॉरी देखिए इसको बोला जाता है PGW इसका। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर। देखिए ये सारे ही नाम याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये PGW पेंटेड ग्रे वेयर चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, आप देखिए इसे भी बीबी लाल ने इसे सर्वप्रथम अहिच्छत्र से प्राप्त किया था। इसी मृदभांड को हड़प्पा के पतन से लेकर ऐतिहासिक युग यानी कि 6ठी शताब्दी के बीच के अंधकार युग को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए महाभारत युगीन स्थलों की पहचान चित्रित धूसर मृदभांड से की जाती है। ठीक है, ये देखिए ऐसे तो ये अहिच्छत्र से प्राप्त किया गया था, लेकिन जो इसकी विशेषता, जो इसकी जिसे इसमें क्या बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण इसको बनाया वो हस्तिनापुर से जो प्राप्त किए गए थे। महाभारत युगीन स्थलों की पहचान चित्रित धूसर मृदभांड से की जाती है। और देखिए एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महाभारत का संबंध किससे है? चित्रित धूसर मृदभांड से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्रित धूसर मृदभांड से। महाभारत का संबंध है चित्रित धूसर मृदभांड से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा गैरिक मृदभांड या लाल मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, देखिए चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक के समकालीन था। समकालीन का मतलब होता है उसके पैरेलल में। ठीक है, मतलब कि उसके साथ था, लेकिन उत्तर वैदिक से संबंधित नहीं था। ये उत्तर वैदिक से संबंधित तो ये उत्तरी काले पालिस मृदभांड, लेकिन ये उसके समकालीन था, उसके साथ ही
किसी और दूसरे क्षेत्र में मिल रहा था। जैसे देखिए चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक के समकालीन था और अतरंजी खेड़ा के सामुदायिक चूल्हे से यह प्राप्त हुआ है। यह मृदभांड एक सामुदायिक चूल्हा था, उससे प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे है उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड। इसको बोला जाता है NBPW। NBPW मतलब होता है नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर। और ये क्या है, इसकी विशेषताएं देखिए। मृदभांड की यह विधि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक मानी जाती है। ठीक है, इसका ये काल निर्धारण है, मौर्य काल तक मानी जाती है। यह सबसे पहले तक्षशिला से प्राप्त हुई थी। यह सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुई है? यह सबसे पहले तक्षशिला से प्राप्त हुई है। आहत सिक्कों की प्राप्ति इसी से होती है। ठीक है, मैंने बताया था ना मौर्य काल में, जब आप मेरे पिछले वीडियोस में देखिएगा उसमें है आहत सिक्कों के बारे में, जिसमें मैंने आहत सिक्के के बारे में बताया है। तो आहत सिक्के वो मौर्य काल में ही मिलते हैं। तो देखिए कैसे पता चलता, इसी उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, तो आहत सिक्कों की प्राप्ति NBPW से ही होती है। यह द्वितीय नगरीकरण से संबंधित है। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल होता है, जो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड काल है। ठीक है, यहाँ से बौद्ध युग शुरू हो जाता है। उसको ये द्वितीय नगरीकरण से संबंधित माना जाता है। और यह उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड जो है वो द्वितीय नगरीकरण से संबंधित है। ठीक है, पहला नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यह मौर्य काल के विशिष्ट मृदभांड हैं। ठीक है, ये मौर्य काल में अगर क्वेश्चन आता है कि मौर्य काल के विशिष्ट मृदभांड कौन से हैं या ये किस काल से संबंधित है, तो आप बोलेंगे उत्तर वैदिक सभ्यता से और से लेकर ये मौर्य काल तक संबंधित है। और ये जो मौर्य काल के विशिष्ट मृदभांड कौन से है? उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड। अब देखिए इसके प्रमुख स्थल हैं राजगीर बिहार में है, चंद्रकेतुगढ़ यह पश्चिम बंगाल में है, और शिशुपालगढ़ यह उड़ीसा में है। देखिए मैं जगह का नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में नेट JRF में जगह के नाम के आगे उसके स्टेट का नाम भी पूछा जाता है कभी कभी। नागा अर्जुन कोंडा से हुई है। अब देखिए आरेटाइन मृदभांड। आरेटाइन मृदभांड देखिए ये नागा अर्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब देखिए आरेटाइन मृदभांड, ठीक है, ये दक्षिण भारत से मिला है। ये मृदभांड जो है ये दक्षिण भारत, देखिए ये आप जितना भी ये जगह का नाम पढ़ रहे होंगे वो उत्तर भारत से रिलेटेड है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये देखिए अब दक्षिण भारत के मृदभांड मिले, मतलब दक्षिण भारत के एरिया से मिले हैं। जैसे देखिए ये एरेटाइन मृदभांड जो है वो रोम और संगम युग के व्यापार से संबंधित है। उस मृदभांड से हमें रोम और संगम युग के व्यापार के, संगम युग में हमें रोम से व्यापार होता था। तो इसका साक्ष्य हमें ये एरेटाइन मृदभांड से पता चलता है। अरिका मेड़ू, देखिए अरिका मेड़ू कहाँ पे है? पांडिचेरी में है। ठीक है, पांडिचेरी में है। और या इसकी क्या विशेषता, अरिका मेड़ू से 3 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के मृदभांड मिले हैं, जो कौन कौन से हैं? पहले लाल या चमकीले मृदभांड, 2 हत्था जार या एम्फोरे। ठीक है, 2 हत्था जार इस तरीके का शायद कोई मृदभांड होता है। देखिए इस तरीके का, इस है ना, इस तरीके का कोई मृदभांड होता है। इसको देखिए 2 हत्था जार, तो ये मदिरा पात्र कहलाता है। देखिए इससे इसी तरीके से हमें इससे संस्कृति का, सामाजिक कल्चर का वहाँ का पता चलता है। ठीक है, ये मदिरा पात्र की तरह होता है।
एम्फोरे और चक्रांकित या रॉलेटेड, ये 3 प्रकार के अरिका मेढ़ू से मृदभांड मिले हैं। और देखिए अरिका मेढ़ू को रोमन बस्ती कहा जाता है, क्योंकि अरिका मेढ़ू से अच्छा ये जो मृदभांड है ना, ये जितने भी ये मृदभांड बनाए गए हैं, इसका जो विधि है वो मतलब इटली, इस मृदभांड के ऊपर राजा का नाम अंकित रहता है, ठीक है। और वो कहाँ से, इटली से संबंधित था। और ये मृदभांड कहाँ से मिले हैं, अरिका मेढ़ू से। ये काफ़ी संख्या में मिले हैं, इसलिए इसको रोमन बस्ती किसको कहा जाता है, अरिका मेढ़ू को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से संगम युग में अरिका मेढ़ू से रोम के साथ व्यापार था, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसकी आर्थिक मृदभांडों से किसी भी सभ्यता का काल निर्धारण तो सबसे महत्वपूर्ण है, कर सकते हैं। उसके बाद इसकी सामाजिक, वहाँ की कल्चर, सामाजिक वहाँ के कल्चर, वहाँ के शासक का किस तरीके का कल्चर, शासक में किस तरीके का कल्चर रहा होगा, ये भी जान सकते हैं, ठीक है। और उसकी आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मृदभांड के बारे में देख लेते हैं। और अब आगे हमारा ये मुहरे, मूर्तिकला और चित्रकला रह गया है। तो अब देखिए मुहरे में देखिए क्या होता है। अब ये भी प्राचीन स्रोत के पुरातात्विक स्रोत ही हैं, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में पुरातात्विक स्रोत में जब उसके भाग बताए थे तो उसमें मुहरे भी थी, मुहरे, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, ठीक है। अब देखिए मुहरे से पुरातात्विक स्रोत है, ये भी एक हड़प्पा से 500 से अधिक मुहरे मिली हैं। और उस मुहरे से हमें उनके हड़प्पा काल के जो है वो धार्मिक विश्वास के बारे में पता चलता है, ठीक है। क्योंकि उस पे अनेक प्रकार के जो मुहरे हैं ना, उस पे यंत्र वगैरह बनाए हुए हैं, जिससे उनके धार्मिक विश्वास के बारे में पता चलता है। और उसके बाद बसाड़ ये प्राचीन नाम है बसाड़, देखिए ये वैशाली का प्राचीन नाम है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्राचीन नाम बसाड़। और अब जो है वैशाली बिहार में है, ठीक है, ये बिहार में है। से श्रेणियों की मिट्टी मिली है, जिस पर क्या है, श्रेणी सार्थ कुलिक का अंकन है, ठीक है। ये व्यापारियों के जो समूह होते थे उसको श्रेणी कहा जाता था। और जो उसके आगे जो मतलब जो मेन होते थे, जो हेड होते थे, उसको सार्थ कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला, ये भी पुरातात्विक स्रोत ही है। इसमें देखिए क्या है गांधार, मथुरा, अमरावती शैली एवं गुप्त युग के मध्य देशीय शैली से तत्कालीन समाज, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय, ठीक है, उस समय के हमें समाज के बारे में पता चलता है कि रहन सहन, वेशभूषा आदि की जानकारी मिलती है। जैसे देखिए मंदिरों पे, या फिर गांधार कला की मूर्तियाँ जो होती है, मथुरा कला की मूर्तियाँ, अमरावती के, वो सारे पे देखेंगे आप लोग कि उस पे जो अंकन होता है, जैसे जब मूर्ति बनाई जाती है वो उस समय के वेशभूषा के आधार पे ही बनाया जाता है, ठीक है। और उसके रहन सहन, सारी चीज़ों के बारे में हमें ये मूर्ति कला से, स्थापत्य कला से और चित्रकला से मिलता है, ठीक है। तो देखिए ये हम लोगों का प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम लोग आगे पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोगों ने साहित्यिक, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत हम लोगों ने क्या कहते क्या, साहित्यिक विवरण के बारे में और पुरातात्विक स्रोत के बारे में, ठीक है। और ये एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।